रामलाल बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाकर बेचता है और लोग भी उसके लड्डू बड़े शौक से खरीद कर खाते हैं। आपके लड्डुओं में सचमुच जादू होता है रामलाल जी, खा खा कर मजा ही आ जाता है। एक व्यापारी यही तो सुनना पसंद करता है, लेकिन मैं अब और इस गांव में लड्डू नहीं बेच पाऊंगा और तुम उसकी वजह भी अच्छे से जानते हो। रामलाल के दो बेटे हैं, हरिलाल और लल्लूलाल। हरिलाल बहुत बड़ा बुक्कड़ है, उसे खाने के अलावा और कोई काम नहीं आता है और लल्लूलाल को बिना वजह बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहता है। सब कुछ तू ही खा ले, मेरे लिए भी मत रख, मैं तो इंसान ही नहीं हूं ना, कुछ खाता भी नहीं हूं, इसलिए सारा खाना तू ही खा ले। तुम इतना जोर दे रहे हो तो खा ही लेता हूँ, वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। बस करो तुम दोनों की ये नौटंकी, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के वजह से गांव बदलना पड़ रहा है। जल्दी से अपना सामान बांध लो, हमें निकलना है। अगर कोई सवाल हो तो रास्ते में कर लेना। हरिलाल को जहाँ पर स्वादिष्ट खाना दिख जाए वहीं से उठाकर या चुरा खा लेता है और लल्लूलाल बिना वजह सबसे लड़ता रहता है। वो सब रामलाल के अच्छे स्वभाव की वजह से चुप थे, लेकिन अब उनका भी सब्र खत्म हो रहा है, इसलिए रामलाल इतनी जल्दी कर रहा है। इस गांव से उस गांव जाने के लिए बीच में एक पुल है। उस पुल पर एक बार में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन रामलाल के लिए एक मुसीबत है। ये दोनों मूर्ख इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन एक पुल मेरे बिना पार नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लड्डू और हरी को छोड़कर जाऊं तो वापस आने तक हरी सारे लड्डू खा जाएगा, और अगर पहले लड्डू को ले जाऊं तो ये भाई एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे। पहले लल्लू को ले जाऊंगा, तब भी उस पार किसी न किसी को अकेला छोड़ना ही पड़ेगा। करूँ तो क्या करूँ आखिर। ऐसे सोचकर परेशान हो रहे रामलाल को एक उपाय सूझता है और वो अपने बेटों से ऐसे कहता है, अगर तुम दोनों मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें पुल के उस पार सुरक्षित पहुंचाकर अपने साथ ले जा सकता हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो यहीं पर अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे कहते हुए रामलाल अपने दोनों बेटों को आंख बंद करके वो जो कहता है वैसे करने को कहता है और तब तक आंख खोलने से मना करता है जब तक कि वो उनसे आंख खोलने को ना कहे। ठीक है कहकर रामलाल दोनों भाई आंख बंद करने के बाद हरिलाल और लल्लूलाल को एक साथ पुल पर खाने के लिए भेज देता है। उनके पुल पार करते ही रामलाल लड्डू लेकर पुल पर खाता है। अरे वाह पिताजी, आप तो सच में काफी होशियार हो। आपने हमें लड़ने से बचा लिया और अपने लड्डू भी बचा लिए। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप होशियार हो पिताजी। एक बार मुझे आप जैसा बना दो, उसके बाद मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे खड़ूस लल्लूलाल भी आखिरकार अपने पिता की तारीफ करता है। उसके बाद से हरिलाल और लल्लूलाल अपने पिता के जैसे बनने के लिए रामलाल की हर बात मानते हैं और ऐसे धीरे धीरे सुधारने लगते हैं। एक उदास शहर के ठीक सामने बने हुए
बर्फीले पहाड़ पर रहते हैं मिस्टर क्लॉस। ना मिस्टर क्लॉस किसी से मिलने के लिए जाते हैं, ना कोई उनसे मिलने के लिए आता है। वो हमेशा अकेले से अपने घर में खिलौने बनाए हुए खिलौने साफ करते हुए रहते हैं। मम्मी, इस क्रिसमस पर तो साइकिल दिला दो ना प्लीज। हाँ बेटा, अगर इस बार भी बर्फ से सड़क बंद नहीं हुई तो हम जरूर तुम्हारी साइकिल लेने के लिए जाएंगे। हर साल उस शहर में इतनी बारिश होती है कि लोग मुश्किल से अपने घरों से बाहर निकल नहीं पाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए एनी नाम का एक लड़के को जबरदस्ती उस शहर में इस बार की सड़कें साफ करने के काम पर भेजा है। ये मुझे क्या जगह पर भेज दिया सर जी, समझ में नहीं आ रहा है। सड़क से बर्फ को अलग करना है या बर्फ में से शहर को अलग करना है? ओए अंकल, सिर्फ बातें ही करते रहोगी या काम भी करोगे? जल्दी से सड़क साफ कर दो। अगर इस साल हमें नए खिलौने नहीं मिले तो याद रखना, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। तुम सब बच्चे हो या राक्षस? जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। ऐसे कह रहे एनी की नजर मिस्टर क्लॉस के घर पर पड़ती है और एनी उस शांत घर के पास जाता है। वहाँ पर एक घर और उसमें ढेर सारे खिलौनों के अलावा कुछ भी और कोई भी नहीं था। ये किस कंजूस का घर हो सकता है जो इतने सारे खिलौने अकेले ही अपने पास रखकर बैठा हुआ है? कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? सर जी, मेरा नाम एनी है। इस शहर से बर्फ साफ करने के लिए आया हूँ। आपका घर अच्छा लगा तो देखने के लिए आ गया था। आपको बुरा लगा तो माफ कर देना। वैसे क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? तुम बहुत ज्यादा बकबक करते हो। सिर्फ एक सवाल, उसके बाद यहाँ से चले जाओ। एनी पूछता है कि उसके पास इतने सारे खिलौने क्यों हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो ना उनसे व्यापार करता है और ना ही किसी को देता है, तो आखिर वो इन खिलौनों को क्या करता है? तब क्लॉस, ये खिलौने मैं उन बच्चों के लिए बनाता हूँ जो हर रोज वहां नीचे शहर की गलियों में खेलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आता है, इसलिए ये खिलौने हमेशा से यहीं पर है। अब जाओ यहाँ से। ठीक है कहकर वहां से जाने के बाद एनी के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो जाकर उस शहर के बच्चों से बात करता है। तुम्हें जो खिलौने चाहिए वो सब तुम्हें मिल सकते हैं। बदले में तुम्हें सिर्फ अपने माँ बाप से मुझे सड़क साफ करने का काम रोकने को कहना होगा। हम कैसे यकीन कर ले, वो भी एक कामचोर की बातों का? ठीक है, तो फिर इस लड़के को छोड़कर बाकी के सभी बच्चे एक खत लिख सकते हैं मिस्टर क्लॉस को। मैं दोबारा नहीं कहूँगा। जिसे तोहफे चाहिए कल सुबह तक घर के सामने होने चाहिए। अगले दिन सुबह बच्चे अपने खत लिखकर एनी के घर के पास रखकर जाते हैं। एनी उन खतों को मिस्टर क्लॉस के पास ले जाकर सारी बात बताता है। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो मैं जरूर दूंगा उन बच्चों को अपने खिलौने। मुझे हर बच्चे का घर पता है। ऐसे कहते हुए मिस्टर क्लॉस रात होते ही जिन बच्चों ने खत लिखे थे उन बच्चों के घर के पास
एक तोहफा रखकर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वो बच्चे, मिस्टर क्लॉस ने मेरा खत पढ़ लिया है, मुझे मेरी डॉल मिल गई है। मुझे भी मेरा टॉय मिल गया है। मिस्टर क्लॉस सच में विश पूरी करते हैं। लेकिन मुझे मेरी साइकिल नहीं मिली है अभी तक। लगता है मुझे भी एक खत लिखना ही होगा। ऐसे कहते हुए वो आखिरी लड़का भी एक खत लिखकर एनी को देता है। एनी उस खत को लेकर मिस्टर क्लॉस के घर जाता है, लेकिन वो वहां पर नहीं थे और एनी के लिए एक खत छोड़कर गए थे। बच्चों से कह दो कि उन्हें अब चिट्ठियां लिखकर तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। उनसे कहो कि चिट्ठी लिखकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए, मैं वो पढ़ लूंगा और ये बात हर शहर के बच्चे से कहना। उसके बाद से मिस्टर क्लॉस फिर कभी नजर तो नहीं आए, लेकिन हर साल क्रिसमस आते ही हर बच्चा सिर्फ मिस्टर क्लॉस की ही बातें करता है और मिस्टर क्लॉस भी हर बच्चे के लिए एक तोहफा जरूर छोड़ते हैं। वस्तुपुर नाम के एक सुंदर से गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। गांव में सब यही समझते थे कि बिरजू से होशियार और समझदार पूरे गांव में कोई नहीं है, इसलिए उन्हें जो भी समस्या आती है वो सब पहले बिरजू के पास ही जाते हैं। बिरजू बेटा, मैंने तुम्हें कल एक मोबाइल दिया था, काम नहीं कर रहा है कहकर तुम्हें कहा था कि मिनटों में ठीक कर दोगे। क्या वो मोबाइल ठीक हो गया है? मोबाइल तो ठीक हो गया है चाचा जी, लेकिन वो घर पर रखा हुआ है। मैं आज शाम खुद ही आकर आपको वो मोबाइल लौटा दूंगा। ऐसे कहकर बिरजू वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसे मोबाइल के बारे में इतना भी नहीं पता है जितना कि रामू काका को पता है। हेलो, हाँ फोन ठीक हो गया है ना? ठीक हो गया हो तो जल्दी से भेज दो, वरना रामू मेरा सर खा जाएगा। ऐसे बिरजू को कोई काम ना आने पर भी गांव में सबके सामने हीरो बनने के लिए हर काम में आगे जाता है। ऐसे ही एक दिन गांव में कहीं से एक बहुत बड़ी मुर्गी आ जाती है और गांव में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। लोग उसे देखकर डर जाते हैं और अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। तभी उन्हें बिरजू का ख्याल आता है। ऐसे समय में हमारे बिरजू जैसा बहादुर और कौन हो सकता है? जल्दी से जाकर ये बात बिरजू को बतानी होगी, वही इस विशाल मुर्गी से बचा सकता है हमें। ऐसे कहते हुए रामू सीधे भागकर बिरजू के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो सुनकर बिरजू को रामू की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे कहता है, बस इतनी सी बात है, आप निश्चिंत रहिए रामू काका, मैं सब संभाल लूंगा। पता नहीं मेरे बिना इस गांव का क्या होता है। हाँ बेटा, तुम सच ही कह रहे हो। अगर तुम्हें जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो मुर्गी सारे गांव में तबाही मचा देगी। ठीक है कहकर बिरजू गांव में जाकर उस मुर्गी को देखता है और मुर्गी को देखते ही वहां से डरकर भाग जाता है। बाप रे, ये क्या बाला है? अब मैं क्या करूं? कुछ किया तो मर जाऊंगा, और अगर कुछ ना किया तो हीरो वाला टाइटल हाथ से निकल जाएगा। आखिर में हीरो वाला टाइटल किसे चाहिए? मुझे तो अपनी जान प्यारी है कहकर बिरजू गांव वालों को सच बताने के लिए जाता है। तब वहां का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है।
बाद में बिरजू को रामू काका की मदद से पता चलता है कि उन्होंने बिरजू की मदद के बिना ही उस मुर्गे को मार गिराया था। लेकिन अब बिरजू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए मुझे कोई हीरो नहीं बनना है। अब आप सब अपने काम खुद कीजिए और मुझे मेरा काम खुद करने दीजिए।